Hello students, welcome to our YouTube channel History with Sonu sir. हिंद चीन में उथल पुथल, जेनेवा समझौता 1954 और लाओस। तो यहाँ हम देख रहे हैं जेनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था और इसमें हम लाओस की बात करेंगे। तो इंडो चाइना में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद जेनेवा समझौते ने लाओस और कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहाँ पे दो चीजें सामने आई, वो था द्विप्रांतीय नियंत्रण और साम्यवादी विस्तार। अगर हम दोनों टॉपिक पे बात करें, द्विप्रांतीय नियंत्रण पे, तो समझौते के तहत लाओस के दो उत्तरी प्रांतों फुंगसाली और हुआफान में पाठेत लाओ अर्थात साम्यवादी गुट का नियंत्रण स्वीकार किया गया। साम्यवादी विस्तार की अगर हम बात करें तो साम्यवादियों का इन क्षेत्रों में वर्चस्व था, जिससे भविष्य में लाओस के भीतर सत्ता संघर्ष की नींव पड़ी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग की बात करें, ICSC, तो इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा समझौते के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। इसकी संचालन संतुलन बनाए रखने के लिए की गई थी। भारत जो है इसका अध्यक्ष बना था और तटस्थ भूमिका के रूप में वहां पे भारत को दिखाया गया है। कनाडा पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का प्रतिनिधित्व किया। पोलैंड साम्यवादी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता वहां पे था। वियतनाम का संदर्भ और प्रभाव, लाओस की स्थिति वियतनाम से गहराई से जुड़ी थी। जेनेवा समझौते में तय की गई कि वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वीं समानांतर रेखा पर विभाजित किया जाए। 1956 के मध्य तक पूरे वियतनाम में चुनाव कराकर एकीकरण किया जाएगा। इसके जो परिणाम निकल के सामने आए, हालांकि दक्षिण वियतनाम और अमेरिका को डर था कि चुनाव में हो ची मिन्ह साम्यवादी की जीत होगी, इसलिए चुनाव कभी नहीं हो पाएगा। इसका सीधा असर लाओस की स्थिरता पर पड़ा, क्योंकि उत्तरी वियतनाम ने लाओस के रास्ते हो ची मिन्ह ट्रेल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे आगे जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो है लाओस में राजनीतिक अस्थिरता। जब लाओस ने राजतंत्र के प्रभाव को कम कर संसदीय प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया तो देश मुख्य रूप से तीन गुटों में बंट गया: दक्षिण पंथीय, तटस्थवादी और पाथेट लाओ। अगर दक्षिणी पंथीय की बात करें जिन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, और तटस्थवादी की बात करें जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, और पाथेट लाओ जो थे जिन्हें उत्तरी वियतनाम और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। यही वो दौर था जिसने लाओस को एक लंबे गृहयुद्ध की ओर धकेल दिया, जो अंततः 1975 में साम्यवादियों की पूर्ण विजय के साथ समाप्त हुआ। और अंत में हम देख रहे हैं यहाँ जो है साम्यवादी दल वो उसकी जो है सत्ता बनती है और उसका वर्चस्व वहां पे स्थापित हो जाता है। अगर हम कंबोडिया संकट की बात करें तो सिहानुक की तटस्थ और अमेरिकी नाराजगी। नरोत्तम सिहानुक ने कंबोडिया को शीत युद्ध की गुटबाजी से दूर रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। SEATO से दूरी, उन्होंने अमेरिका के समर्थित सैन्य संगठन सीटों में शामिल होने से मना कर दिया। तो इसके बाद जो है अमेरिका का प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक सी बात था। तो यहाँ अमेरिका का प्रतिक्रिया सामने आया। अमेरिका ने थाईलैंड और वियतनाम के जरिए कंबोडिया पर दबाव बनाया और 1969 में रासायनिक हमला, जिसे जहर वर्षा कर रबर की फसलों को नष्ट कर दिया। 1970 का जो है यहाँ हम तख्तापलट अगर हम देखते हैं, जब सिहानुक विदेश यात्रा पे थे तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के समर्थक से जनरल नोल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ अमेरिका जो है जनरल लोन को जो है मदद करता है और वहां पे वो सत्ता में अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। सिहानुक ने हार नहीं मानी और पोकिंग अर्थात चीन में निर्वासित होकर वहां पे जो है सरकार बना ली, निर्वासित सरकार बना ली वहां पे।
उन्होंने लाल खमेर और उत्तरी वियतनाम के साथ मिलकर लोन नोल की सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब हम देख रहे हैं जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, तो गृह युद्ध और लाल खमेर का युद्ध जो है 1975 से 1979, अप्रैल 1975 में लोन नोल की हार हुई और सिहानुक वापस आए, लेकिन असली सत्ता पोल पोट और ख्यू सम्फान के नेतृत्व वाले लाल खमेर के हाथों में चली गई। आतंक का दौर। पोल पोट का शासक इतिहास के सबसे क्रूर शासनों में से एक माना जाता है। वियतनाम का हस्तक्षेप। आतंक का दौर। पोल पोट का शासक इतिहास के सबसे क्रूर शासनों में से एक माना जाता है, जहां लाखों लोगों की हत्या कर दी गई। वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 में वियतनाम समर्थित हैंग सेमरिन ने पोल पोट को सत्ता से हटाया। अगर हम इस तमाम चीज़ों पे नज़र डालें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कंबोडियाई संकट के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या निकल के सामने आए, तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया का स्वतंत्रता और तटस्थता के प्रतीक के रूप में जाने गए। जनरल लोन नोल अमेरिका समर्थित सैन्य तानाशाह। पोल पोट की अगर हम बात करें तो अतिवादी साम्यवादी नेता लाल खमेर कलिंग फिल्डूस के लिए जिम्मेदार। अगर हम वियतनाम की बात करें तो कंबोडिया के हस्तक्षेप कर हैंग सेमरिन की सरकार बनाई। और चीन और रूस की बात करें तो इस संकट के कारणों को दो साम्यवादी महाशक्तियां सामने आई। अगर 2027 एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2027 के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसमें से कुछ हमारा जो गेसिंग क्वेश्चन है वो है, नरोत्तम सिहामुक कौन थे, कंबोडिया संकट में उनकी क्या भूमिका का वर्णन करें। तो नरोत्तम सिहानुक कौन थे, कंबोडियाई संकट में उनकी भूमिका का वर्णन करें। 2027 का ये संभावित प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है वो है 1954 के जेनेवा समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे और इसका लाओस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो तीसरा प्रश्न है वो है हिंद चीन में फ्रांसीसी वर्चस्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों की समीक्षा करें। जो चौथा प्रश्न है वो है कंबोडिया के गृह युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालें। तो ये चार ऐसे संभावित प्रश्न हैं इस क्लास के इस टॉपिक से जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो इस बार एग्ज़ाम 2027 के एग्ज़ाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। और ये जो प्रश्न है आप इन तमाम प्रश्नों को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम देखते हैं तमाम प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है जो कि बेहतर से बेहतर हो। तो नरोत्तम सिहानुक कौन थे, कंबोडिया संकट में उनकी भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के राजा थे जिन्होंने आधुनिक कंबोडिया का जनक माना जाता था। कंबोडियाई संकट में उनकी भूमिका निम्नलिखित थी। तटस्थता की नीति। 1954 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सिहानुक ने कंबोडिया को शीत युद्ध की गुटबाजी से दूर रखने के लिए गुटनिरपेक्षता तथा तटस्थता की नीति अपनाई। अमेरिकी विरोधी। अगर अमेरिकी विरोध की बात करें तो उन्होंने अमेरिका समर्थित सैन्य संगठन सीटों में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका उनसे नाराज हो गया।
तख्तापलट और संघर्ष। 1970 में जब सिहानुक विदेश यात्रा पे थे तब अमेरिका समर्थित जनरल नोल ने सत्ता पलट कर दी। इसके विरोध में सिहानुक ने चीन में अपनी निर्वासित सरकार बनाई और लाख खेमर अर्थात साम्यवादी गोरिल्ला सेना के साथ मिलकर गृह युद्ध शुरू किया। पुनरागमन की अगर हम बात करें तो 1975 में लोन नोल की हार के बाद वे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन लाल खमेर की अतिवादी नीतियों के कारण 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये था जो फर्स्ट जो गेसिंग क्वेश्चन है 2027 का, उसका आंसर। अगर जो दूसरे गेसिंग क्वेश्चन की अगर हम बात करें वीवीआई क्वेश्चन की, तो वो है 1954 में जेनोवा समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, इसका लाओस पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर होगा 1954 में जेनेवा समझौता अर्थात वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति और शांति स्थापना के लिए हुआ था। इसका जो मुख्य प्रावधान था वो था लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई। वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वीं समानांतर रेखा द्वारा उत्तरी तट और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित किया गया। 1956 में पूरे वियतनाम में चुनाव कराकर एकीकरण का लक्ष्य रखा गया। समझौते की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICSC बनाया गया, जिसमें भारत, कनाडा, पोलैंड सदस्य थे। लाओस पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो लाओस के दो उत्तरी प्रांतों फुगसाली और होउ अल फ्रांस पर साम्यवादियों अर्थात पाठेत लाओ का प्रभुत्व स्वीकार किया गया। लाओस में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, लेकिन साम्यवादी और दक्षिणपंथी गुटों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। जब आप इसका आंसर देंगे तो मुख्य प्रावधान को आपको ब्लैक कलर से लिखना है, लाओस पर प्रभाव को भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है, और बाद बाकी जो भी लिखा हुआ है आपको उसको ब्लू कलर से लिखना है। जो अगला प्रश्न है वो है हिंद चीन में फ्रांसीसी वर्चस्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों की समीक्षा करें। इसका आंसर होगा हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। आर्थिक शोषण। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के समर्थकों का भरपूर दोहन किया, किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए और मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। शिक्षा और सांस्कृतिक भेदभाव की फ्रांसीसियों ने अपनी भाषा और संस्कृति को थोपने की कोशिश की। जो छात्र पढ़ लिख गए उन्हें प्रशासन में उच्च पद नहीं दिए जाते थे, जिससे उनमें असंतोष बढ़ा। अगर जापान की प्रभाव की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, जिससे यह भ्रम भी टूट गया कि यूरोपीय देश अजेय हैं। हो ची मिन्ह का नेतृत्व। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन और हो ची मिन्ह के करिश्माई नेतृत्व ने राष्ट्रवाद को एक संगठित रूप दिया। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो वो है कंबोडिया के गृह युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंबोडिया का गृह युद्ध शीत युद्ध की एक प्रमुख घटना थी, जिसमें अमेरिका ने सक्रिय हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप के अगर हम कारण की बात करें तो साम्यवाद का डर। अमेरिका को डर था कि यद्यपि कंबोडिया साम्यवाद बन गया तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद फैल जाएगा। हो ची मिन्ह ट्रेल। उत्तरी वियतनाम के सैनिक कंबोडिया के रास्ते का उपयोग दक्षिण वियतनाम पर हमला करने के लिए करते थे, जिससे अमेरिका नष्ट करना चाहता था। लोन नोल का समर्थन। अमेरिका के सिहानुक को हटाकर अपने पिट्ठू शासक जनरल लोन नोल को सत्ता में बैठाया, और इसके परिणाम जो निकल के सामने आए वो थे व्यापक विनाश। अमेरिका ने कंबोडिया पर भीषण बमबारी की और रबर के बागानों को रासायनिक अर्थात जहर की वर्षा से नष्ट कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लाख खमेर की जीत की अगर हम बात करें तो अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण जनता का झुकाव जो है साम्यवादियों की ओर बढ़ गया, और इसका जो परिणाम हुआ 1975 में अतिवादी लाल खमेर सत्ता में आ गए।
क्षेत्रीय अस्थिरता की बात करें तो इस गृह युद्ध के कारण कंबोडिया वर्षों तक हिंसा और भूखमरी की चपेट में रहा। जो अगला क्लास होगा वो होगा वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका के बारे में।